सिंड्रोम उसमें जो माइट्रल स्टेनोसिस होती है और रेस्पिरेटरी के भी सिम्टम्स होते हैं कि उसमें लेफ्ट एट्रियम लार्ज हो जाता है और वो आपको पता है हार्ट का स्ट्रक्चर लेफ्ट एट्रियम पीछे की तरफ होता है थोड़ा सा ना, सर्कल बिल्कुल आगे होता है और कोन शेप्ड सा जो हार्ट होता है और लेफ्ट एट्रियम ना पीछे फिगर्स को कंप्रेस करता है, तो फिर डिस्फेजिया और स्पॉट सिंड्रोम। अच्छा, headache, vomiting, ICP on lumbar puncture. There was blood stained CSF, arachnoid, subarachnoid. ठीक है, जहाँ वो पूछे ब्लड स्टेन्ड सी तो आपने सब लगा देना है। ठीक है, बाकी ये सिम्टम्स ICP और लंबर पक्चर देयर वाज ब्लड स्टेन्ड CSF। ब्लड स्टेन्ड CSF इसी में होता है सबएराक्नोइड हेमरेज में। 104 है मीडियम रिलेटेड टू द क्रस। अच्छा, जो ये आपका वो जो आपका डोम शेप होता है ना, मसल्स की ना क्या कहते हैं, एक एक्सटेंशन सी होती है, वो राइट एंड लेफ्ट क्रस होती है। ये वाली, ये तो खैर इतनी अच्छी पिक्चर नहीं है, लेकिन मैंने ना वो गूगल करते हुए देखी जब हम लोग पढ़ते थे। तो ये आपका ये है और ये ऊपर से ना डायफ्राम से थोड़ी सी क्रस नीचे बराबर अटैच। ठीक है, तो ये आपके राइट एंड लेफ्ट क्रस के दरमियान आपको जो है ना मिडिल आर्कवेट लिखता है उससे। ठीक है, राइट नहीं है, ऊपर से डायफ्राम आपका पैरा है और उसके नीचे इस तरह से ये राइट एंड लेफ्ट क्रस आ रही होती हैं और उधर ये आपका मीडियन आर्कवेट एंड अमाइनो वेनियस बाय सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आपको पता है ग्लूकोज जो है वैसे तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है प्लेसेंटा से, तो वहाँ से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू जाता है, लेकिन इंटेस्टाइन और किडनीज में ये ट्रांसपोर्ट के थ्रू जा रहा होता है। ठीक है, अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो ग्लूकोज का पूछा हुआ है, तो आप सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट लगाओगे। 106 है ऑस्मोसिस सोल्यूट्स। आपको पता है ऑस्मोसिस जो है अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन डिफ्यूजन होती है, तो ये नंबर ऑफ सोल्यूट्स पे डिपेंड करती है। सोल्यूट्स पार्टिकल्स पे ऑस्मोसिस होती है, हायर टू लो की तरफ जा रहे होते हैं। And boy is brought to the hospital after a bicycle accident and possible pelvic, while scan of his pelvis, as physician proceeds with a focal neurological examination in testing the child's reflexes, which of the following nerve would carry impulse of the cremasteric reflex। अच्छा, ये कलेम्सी उन्होंने जेनिटोफेमरल को चूज किया हुआ था। ठीक है, लियो जो आपका एफरेंट होता है ना, वो आपका इलियो ना, वो की इफरेंट है ना, वो जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमरल होती है। ठीक है, तो उधर जेनिटोफेमरल दी हुई थी तो हमने उसको चूज किया होता है। इधर इलियो है क्रेमेस्ट्री, इसको इधर इलियो चूज। 108 है हार्ड ब्लो टू स्कल रिजल्टिंग इन डिप्रेस्ड फ्रैक्चर विद नो स्प्लिंटरिंग, कॉल्ड एज पोन फ्रैक्चर। यहाँ पे कोई स्प्लिंटर किसी किस्म का कुछ सी बन जाती है, तो वो आपका पोन फ्रैक्चर होता है। ठीक है, 109 है पेशेंट विद abdominal पेन एंड persistent वॉमिटिंग। अच्छा, GIT में एक तो ना हर एक डिफरेंट ऑर्गेनिज्म वगैरह के, लेकिन उन्हें जब ये ना ये वॉमिटिंग वगैरह और एब्डोमिनल पेन, तो इंटेरोटॉक्सिन आपकी GIT होती है, तो इंटेरोटॉक्सिन आप चूज कर लें। ठीक है, इंटेरोटॉक्सिन दिया होता का पूछा होता उन्होंने सिर्फ, जैसे पीछे डिफ्थेरिया का उन्होंने दिया हुआ था, फिर उन्होंने एक्सोटॉक्सिन को सिलेक्ट किया हुआ था। ऑर्गेनिज्म को दें तो ना, इस तरह आता है सिर्फ GIT के सिम्टम दिए होते हैं, तो आपने इंटेरो। अच्छा जी, वन contraction coupling in muscle is by calcium troponin C coupling। अच्छा, जो आपका जो है ना कैल्शियम जो है वो बाइंड करता है, तो फिर आपके जो स्केलेटल और कार्डियक मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है। ये आपको पता होना चाहिए। ट्रोपोमायोसिन रेस्टिंग फेज में ट्रोपोमायोसिन कवर करके बैठा होता है, फिर कैल्शियम आगे बाइंड करता है और वो कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। तो बस इधर इन्होंने एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग का ही पूछा हुआ था, वो कैल्शियम और ट्रोपोनिन C होती है। ठीक है, कैल्शियम ही कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा होता है, तो वो आके बाइंड करता है और कैल्शियम ट्रोपोनिन C कॉम्प्लेक्स बनता है आपका।
111 है अबाउट कार्डियक प्लेक्सिस, ये रफ़ी का मेन पॉइंट है जो कि मिस हो जाता है। ठीक है, वो मतलब जो हेडिंग्स होती हैं वो है कार्डियक प्लेक्सिस कंटेन बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। 112 है अ बॉय हैड फीवर, palpitations, halitosis and sore throat. On examination there is erythematous with yellow colored abscess, most likely organism is Staph aureus। अब आप ये देखो कि हेलिटोसिस वैसे तो वजहों से हो सकता है, लेकिन हेलिटोसिस एक्शन में इधर दिया हुआ है कि स्टेफ ऑरियस सल्फर कंपाउंड प्रोड्यूस करता है, हेलिटोसिस हो जाता है, ऐसे हो जाता है। तो एब्स तो आपका स्टेफ ऑरियस कॉमन होता है, टॉन्सिलर एब्सेस है ना वो होता है। तो ये जो येलो कलर एब्सेस दी हुई है ना, ये आपकी पेरिटॉन्सिलर एब्सेस दी हुई है, और एब्सेस जो है वो आपका स्टेफ ऑरियस करवाता है। येलो कलर ऊपर से दिया हुआ है, और दूसरा हेलिटोसिस के साथ सोर थ्रोट है, तो स्टेफ ऑरियस की तरफ सिग्नलिंग कर रहा है। ठीक है, सिर्फ है। Marathon race. At the end of the race, he drinks water to compensate fluid loss due to sweating. सिनेरियो बहुत डिफरेंट स्टेम्स के साथ आ रहा होता है। 2 लीटर वाटर विल बी सीन में। अब उन्होंने ये नहीं पूछा कि आफ्टर ड्रिंकिंग उसका क्या होगा। ठीक है, वो पूछ रहे हैं कि व्हाट विल सीन इन हिम एट द एंड ऑफ मैराथन, तब तो वो डिहाइड्रेटेड ही होगा ना। तो इसमें आ जाता है आपका डिक्रीज आईसीएफ वॉल्यूम। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन है थिंक व्हाट विल हैपन एट द एंड ऑफ in water more in ice changes after drinking water then सबसे पहले वॉल्यूम होता है। ठीक है, अगर आपका आईसीएफ वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है, वॉल जब वाटर ज़्यादा होगा तो आपकी होगी ऑफ कोर्स ऑस्मोलाइटिस, का मतलब है कि डिहाइड्रेशन और लेकिन इधर वाटर ज़्यादा है तो पहले आईसीएफ वाले हम लिखेंगे, फिर लिखेंगे आईसी यूरिया वाला श्रिंकलाइस वाला। उसका कॉन्सेप्ट ये होता है, जब भी आप हाइपरटोनिक सोल्यूशन देते हो ना, तो ईसीएफ है ना वो आईसीएफ से पानी निकाल लेता है। मतलब आपने हाइपरटोनिक कोई भी वो बॉडी में, तो वो श्रिंक इसलिए कर जाता है कि ईसीएफ जो है ना सारा पानी सेल से निकाल लेता है, इंटरसेलुलर से ना वो सारा वाटर बाहर निकाल लेता है, वो इसलिए श्रिंक करता है। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे जो है सबसे पहले फ्लूइड है ना वो आपके आईसीएम में जाएगा, और फिर ईसीएम में जाएगा, ईसीएफ में जाएगा, आईसीएफ में जाएगा और फिर ईसीएफ में जाएगा। अब पहले हमने दोनों जो है ना आईसीएफ के लिखने, पहले सबसे पहले आईसीएफ मतलब है मोर वाटर, और उसका मतलब है सल्यूट सब कम हो गए हैं। तो और फिर हमारी डिक्रीज ऑस्मोलैरिटी, फिर हमने ईसीएफ का वॉल्यूम ज़्यादा और फिर ईसीएफ की ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, तो ये सीक्वेंस याद रखना है आपने लाजमी। 114 है क्रेनियल न्यूरोपोर क्लोजर डिफेक्ट विद एब्सेंट ब्रेन कलवेरियम। अच्छा, ये आपका ना रफ़ी में वो लिखा हुआ है, जो आपका क्रेनियल न्यूरोपोर क्लोजर है तो वो आपका एनेनकेफली होता है। ठीक है, और आई थिंक रोस्टल होता है तो फिर स्पाइनल कॉर्ड की वो डिफेक्ट्स आ रही होती हैं। आई थिंक ऐसे था, स्पाइनोबाफिड आता है फिर। अच्छा, आपका क्रेनियल न्यूरोपोड क्लोजर डिफेक्ट है तो आपकी एनेनकेफली होती है। ठीक है, वो ए पार्ट ऑफ कल के कलवेरियम जो ना एब्सेंट होता है आपका। अच्छा, 115 है टिश्यू अनेबल टू यूज़ ऑक्सीजन डिस्पाइट नॉर्मल ऑक्सीजन, तो वो साइनाइड पॉइजनिंग होती है, क्योंकि इसकी जो है ना एफिनिटी ज़्यादा होती है हीमोग्लोबिन से, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है पर वो यूज़ नहीं कर पा रहा होती, क्योंकि ये उससे कम्पीट नहीं कर पा रहा होता ऑक्सीजन जो है साइनाइड से। तो इसलिए साइनाइड पॉइजनिंग होती है कि ऑक्सीजन है पर वो यूज़ नहीं कर पा रहा। डिक्रीज ओ टू डिलीवरी टू टिश्यू साइनाइड पॉइजनिंग। डिक्रीज ओ टू यूटिलाइजेशन, अच्छा सॉरी, डिक्रीज ओ टू डिलीवरी जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, और यूटिलाइजेशन साइनाइड पॉइजनिंग। साइनाइड जो है ना ये जो आपका यूटिलाइजेशन को इसलिए भी कर देता है कि ये जो आपका सेल के अंदर वो चल रहा होता है उसको साइनाइड जो है स्टॉप कर देता है। वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन चेन और वो सारे वो चल रहा होता है, ये उसको स्टॉप कर देता है, इसलिए यूटिलाइजेशन नहीं होती। और डिलीवरी इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो उसकी ज़्यादा एफिनिटी होती है। अच्छा, मैंने मिक्स कर दिया इसलिए मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि ऑक्सीजन यूज़ ना कर अगर डिलीवरी नहीं हो पा रही, मतलब कि ऑक्सीजन है लेकिन वो टिश्यूज़ तक नहीं जा पा रहा होता, तो वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो वो बाइंड कर गई ऑक्सीजन की बजाय, आई थिंक इसकी 200 मोर एफिनिटी होती है।
तो वो जो है ना डिलीवर नहीं हो पा रहा होता टिश्यूज़ को। और दूसरा ये यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रही होती क्योंकि साइनाइड पॉइजनिंग में जो है ना आपके सेल का वो सारे रिएक्शन स्टॉप हो जाते हैं और पॉइजन साइनाइड की वजह से, जिसकी वजह से जो है ना वो यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे होते ऑक्सीजन को। ये दोनों का डिफरेंस है। अच्छा 116 है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम थिकनेस। अच्छा ये सेम वही आ गया 3:1 थिकनेस है तो ये आपका हुक्म हुक्म होता है। इन G6PD कॉमन प्रेजेंटेशन इज acute इंटरवेस्कुलर हेमोलिसिस। अगर पूछे ना प्रेजेंटेशन तो वो इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस होती है। अगर पूछे ना कि G6PD एसोसिएटेड तो फिर आप ये डी वाला लगाओगे फेविज्म। फेविज्म क्या होता है कि ये G6PD ट्रिगर हो जाती है, ये जो आपका फेवा बीन्स होते हैं, ठीक है, फेवा बीन्स होते हैं एक किस्म के, तो उनको खाने से जो है आपका ये G6PD ट्रिगर हो जाती है, इसलिए उसको फेविज्म कहते हैं। तो एसोसिएटेड पूछे तो आपने डी लगाना है, और अगर पूछे प्रेजेंट किस तरह करते हैं तो आपने सी लगाना है इसमें से। 118 है पेशेंट केम इन इमरजेंसी विद हाइपोग्लाइसेमिक कोमा व्हाट फाइंडिंग विल बी देयर। तो ये प्रोफ्यूज स्वेटिंग, ठीक है। तो ये हाइपोग्लाइसेमिक कोमा के साथ अगर आप लोगों ने से वो देखे हों डीके वगैरह के वो जो आ रहे होते हैं उनमें जो है ना एक तो ब्रीदिंग पैटर्न को स्मॉल ब्रीदिंग और दूसरा जो है उनका प्रोफ्यूज स्वेटिंग हो रही होती है उनको। तो इसमें से जो है ना प्रोफ्यूज स्वेटिंग आपने चूज करना है। 119 है डायग्नोसिस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज बाय द फॉलोइंग। आयरन डेफिशिएंसी आप सीरम फेरेटिन कराते हो कि वो आयरन डेफिशिएंसी या थैलेसीमिया माइनर है, मतलब इनका सेम प्रेजेंटेशन होती है। तो आप, और दूसरा माइक्रोसाइटोसिस, इसमें बेहतरीन यही है आप फेरेटिन ही कराते हो, आप टीआईबीसी नहीं कराते। अगर फेरेटिन प्लस टीआईबीसी हो आप तब भी फेरेटिन को ही चूज करेंगे, ठीक है। ये एमसीक्यूज भी आए हुए हैं। तो आयरन डेफिशिएंसी के लिए आप सिर्फ फेरेटिन कराते हो और साथ माइक्रोसाइटोसिस हुआ होता है आईडीए में, ठीक है जी। 120 है माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमेटिक एनीमिया फेरेटिन एंड टीआईबीसी नॉर्मल कंफर्मेटरी इन्वेस्टिगेशन विल बी HbA2। अब आप ये देखो ना सेम ये आईडीए के फीचर्स होते हैं और साथ ही थैलासीमिया के भी होते हैं कि माइक्रोसिटिक होता है और हाइपोक्रोमिक होता है। तो लेकिन उसका फेरेटिन और टीआईबीसी तो नॉर्मल है, फिर आप उसका ये जो ना इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हो HbA2 देखने के लिए। तो अच्छा 121 है फीमेल पेशेंट विद HB 9.6 एंड डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड आयरन आफ्टर 2 months शी वाज 10.2 व्हाट शुड फर्दर कंसीडर। ये पर्स इस तरह की एचबी को कहते हैं परसिस्टेंटली लो। आपने उसको आयरन सप्लीमेंट्स दिए पर वो फिर भी लो ही है, उसकी रेस करनी चाहिए थी 2 month में ना। तो अगर परसिस्टेंटली लो अगर एचबी आ रही है तो आप इलेक्ट्रोफोरेसिस कराओ, मे बी वो है माइनर या इंटरमीडिएट है जो कि डायग्नोज नहीं हो पा रहा, मेजर तो पता चल जाती है अर्ली इन लाइफ। तो आप फिर HB इलेक्ट्रोफ्रेसिस कराते हो जब आपकी परसिस्टेंटली लो है। अब वो ट्रीटमेंट भी दे रहा है लेकिन फिर भी लो है। 122 है अ यंग फीमेल प्रेजेंट विद लिथार्जी गम ब्लीडिंग एनीमिया पटिकिया एपिस्टेक्सिस बेस्ट टेस्ट इज बोन मैरो बायोप्सी। इसमें आप ये देखो कि लिथार्जी वगैरह अनीमिया में जो आपकी अनीमिया है मतलब आरबीसी कम है, गम ब्लीड है, तो और एपिस्टेक्सिस पटिकिया है, आपके प्लेटलेट्स भी कम है, ठीक है। इसमें ऑलमोस्ट आपके ना सारे सेल लीनिएज डिक्रीज की तरफ हैं, तो ये प्लास्टिक एनीमिया की तरफ जा सकता है आपका सिनेरियो। तो उसमें आप ना बोन मैरो बायोप्सी करा रहे हो तो सेल लीनिएज सारे डिक्रीज हैं अगर आपके, ठीक है, वो देखने के लिए कि लुकीमिया है प्लास्टिक है, जो भी आपने डिफ्रेंशिएट करना होता है उसके बेस पे आप बोन मैरो बायोप्सी करवाते हो उसके लिए। 123 है आफ्टर हाउ लॉन्ग HbA1c शुड बी रिपीटेड। तो ये आपका जो है 3 months, ठीक है। HbA1c आप एवरी 3 month रिपीट करा सकते हो, 3 month का ही आपको रिकॉर्ड दे देता है वेल कंट्रोल्ड है पुअर है या गुड कंट्रोल है जो भी। अच्छा सेसिनाइल कोलिन इज यूज ड्यूरिंग एनेस्थीसिया एज स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट इट कैन कॉज प्रोलॉन्ग एक्शन इन इंडिविजुअल्स हैविंग कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ सूडोकोलिनेस्टरेज। अब ये चाहे सेसिनाइल कोलिन टॉक्सिसिटी कह लें या प्रोलॉन्ग इफेक्ट कह लें, तो फिर ये क्योंकि वो ब्रेक डाउन नहीं हो पा रहा, उसकी हाइड्रोलाइसिस नहीं हो पा रही है, तो वो आपका सूडोकोलिनेस्ट्रेस एब्सेंट होता है जो कि उसकी हाइड्रोलाइसिस करवाएगा, ठीक है, इसलिए प्रोलॉन्ग एक्शन होता है उसका। 125 है पेशेंट आफ्टर कीमोथेरेपी हैज़ नोजिया एंड वॉमिटिंग। अच्छा कीमोथेरेपी के बाद जो वॉमिटिंग होती है उसके लिए आप ऑनसेट और ऑनडेंसेट्रोन दे रहे होते हो, ठीक है। कीमोथेरेपी का वो पूछें तो आपने फिर उसको ऑनसेट या ऑनडेंसेट्रोन देनी होती है कीमोथेरेपी के बाद वॉमिटिंग नोजिया के लिए। 26 a patient was prescribed with antihypertensive captopril and atenolol. Now presented with complaint of cough. What has to be done now? अच्छा ये हमें भी आया था। तो आप जो है ना कैप्टोप्रिल को स्टॉप करा दो, आपको पता है एस इनहिबिटर्स जो है वो कफ भी करवा रहे हो तो उनका साइड इफेक्ट है, तो एटिनोलोल उनको देते रहो और आप जो कैप्टोप्रिल है ना उसको स्टॉप कर दो। आप जो ट्रिगर होता है मोस्टली सबसे पहले ना उसी को स्टॉप कर रहे होते हैं, जो जो भी ट्रिगरिंग फैक्टर होता है कैप्टोप्रिल आप स्टॉप कर दो।
127 है प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सप्लाइज एड्रिनल मेड्यूला। अब कल मैंने आपको बताया था ऊपर से प्री गैंग्लियोनिक आ रहे होते हैं आपके वो स्पाइनल कॉर्ड प्री गैंग्लियोनिक आ रही वो नर्वस वो प्री गैंग्लियोनिक आते हैं, फिर वो गैंग्लियन में जाते हैं और फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक आते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली जो आपके ऑर्गन्स तक जा रही होती है ना वो पोस्ट गैंग्लियोनिक जा रही होती है। लेकिन एड्रिनल मेड्यूला सिर्फ वही मतलब एक वो है, क्या कहते हैं, एक्सेप्शन है कि जिसमें प्री गैंग्लियोनिक ही जा रहे हैं। तो अगर प्री गैंग्लियोनिक आपको पता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों में एसिटाइल कोलिन होता है। इसलिए हमने कल जो है ना पढ़ा था कि ये कोलिनर्जिक होते हैं। हम क्या था निकोटिनिक कोलिनर्जिक है ना, यही पढ़ा था ना एमसीक्यू। तो प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक जो है एड्रिनल मेड्यूला में जा रहे होते हैं। अब पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक का न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? बताएं। और अच्छा पेज सॉरी, यस 127 ठीक है। बता दिया करें पेज स्क्रॉल का उपचार में लिखा होता है उसमें। हाँ जी, नो एपिनेफ्रिन होता है। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है और ये इसलिए इसको लाजमी पूछते हैं। अब मुझे एड्रिनल मेडुला की जो नर्व है वो बता दें, जो हमेशा वो पूछते हैं किसके थ्रू जो है सप्लाई जारी होती है नर्व के। यस यस डॉक्टर यस, गुड। हाँ, ग्रेटर थोरेसिक स्प्लैंक्निक नर्व, बिल्कुल। और इसका जो है सिंथेटिक प्री गैंग्लियोनिक ही एड्रिनल मेडुला को जा रहे होते हैं, तो इसका न्यूरोट्रांसमीटर जो है एसिटाइलकोलिन ही होता है। ठीक है, बाकी मोस्टली ऑर्गन्स तक आपके पोस्ट गैंग्लियोनिक ही जाते हैं, वो गैंग्लियन में रिलाई करने के बाद पोस्ट गैंग्लियोनिक होके जाते हैं। एड्रिनल मेडुला आपका एक एक्सेप्शन है, इसलिए इसको क्वेश्चन क्या होता है इन्होंने। अच्छा 128 है पेशेंट कान परफॉर्म सुपिनेशन ऑफ आर्म नर्व्स ऑफ सुपिनेशन। अब वही आ गया सुपिनेशन जो है चीफ सुपिनेटर आपका बाइसेप ब्रेक है जो मस्कुलोकुटेनियस से सप्लाई होता है, और सुपिनेटर मसल जो है आपका रेडियल से सप्लाई होता है। ठीक है, 129 है यू वेव इन ईसीजी शोज पेपिलरी मसल रिपोलराइजेशन। ठीक है, यू वेव वो जो रफी में लिखी हुई है आपकी यू वेव रेडियल, ठीक है, उसमें आपके ना रफ़ी में सारी वेव्स का लिखा हुआ है। तो यू वेव आपके जो है ना पेपिलरी मसल डिपोलराइजेशन वो शो करती है। 130 है अ पेशेंट हैविंग ब्लीडिंग टेंडेंसी एंड डायग्नोज्ड एज वीडब्ल्यूडी विच अमंग द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक डायग्नोसिस ऑफ वॉन विली ब्रांड। अच्छा, इधर एक तो बीटी है और दूसरा एपीटीटी है, दोनों रेज होती हैं इसमें ना, बीटी और एपीटीटी। अब बीटी क्यों रेज होता है? बीटी जो ब्लीडिंग टाइम है वो तो सिर्फ प्लेटलेट डिफेक्ट्स में रेज होता है, वॉनविली ब्रांड में तो प्लेटलेट डिफेक्ट नहीं होता। फिर बीटी क्यों रेज होता है, कोई बताएगा? हाँ, हाइपोक्लीमिया। अगर हाइपोक्लीमिया फैक्टर और 8। अच्छा मैं ये दोबारा पूछती हूँ, पहले मैं इनको बता दूं। अगर हाइपोक्लीमिया और पेपिलरी मसल हो ना तो आपने पेपिलरी मसल को चूज करना है। पेपिलरी मसल रिपोलराइजेशन होती है तो यू वेव आती है हाइपोक्लीमिया में। ठीक है, फैक्टर 8 नहीं। अच्छा अब मैं आपको बताती हूँ, जो वॉन मिली ब्रांड है वो अडहेजन करवा रहा होता है ना प्लेटलेट्स की, तो अटैचमेंट, बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर फयाज यही है। जो वॉन अटैचमेंट, हाँ जी, अटैचमेंट नहीं हो रही तो प्लेटलेट है नहीं है, उनका फंक्शन तो नहीं परफॉर्म हो पाएगा ना, तो इसमें ये डिफेक्ट होता है। ठीक है, इसका अडहेजन नहीं हो पा रही, तो अडहेजन के लिए भी एमसीक्यू आता है अलग से, तो इसलिए इसमें बीटी रेज होता है एपीटीटी के साथ। अच्छा जी, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हीमोफीलिया में सिर्फ एपीटीटी रेज होता है, आईटीपी क्योंकि प्लेटलेट्स का डिसफंक्शन है तो बीटी रेज होता है, वॉन विली ब्रांड में बीटी और एपीटीटी दोनों रेज होते हैं, डीआईसी में सब कुछ रेज होता है। अच्छा 131 है पेशेंट प्रेजेंटेड विद जॉइंट सिम्टम्स लो ग्रेड फीवर एएनएस स्क्रीन वाज डन एंड दैट वाज पॉजिटिव एंड एंटी आरएनपी एंटीबॉडीज वर पॉजिटिव। अच्छा इसमें जो है, अब आप देखो अगर आप एएनए देख के एसएलई लगा दो तो फिर आरएनपी एंटीबॉडीज मतलब तो वो फिर आपका इसका मतलब है कि ज़्यादा कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स है। एसएलई वगैरह में भी, एसएलई भी इसका आंसर हो सकता है, एएनए पॉजिटिव है और आरएनपी भी एसएलई में भी पॉजिटिव होती है। लेकिन ये जो है ना ये मल्टीपल डिसऑर्डर्स चल रहे होते हैं, तो ये मिस कनेक्टिव टिश्यू है। ये सारे कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स जो है ना उनका आरएनपी जो है वो आरएनपी पॉजिटिव होता है उनके लिए। तो आपने हमेशा आरएनपी पॉजिटिव जब कहना तो मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर लगाना है, एएनए देख के अपने एसएलई नहीं लगा देना। तो 132, अच्छा इधर ही है।
तो आपने मिक्स आरएनपी पॉजिटिव एंटीबॉडीज अगर पॉजिटिव है तो आपने मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर लगाना है। एसोसिएशन ऑफ HLA-B5 बेचेट डिजीज, ये उस दिन भी आया हुआ था। पर्नीशियस एनीमिया भी होता है इनका, और हाशिमोटो थायराइडाइटिस। यस, ये आपके वो DR5 के होते हैं, लेकिन एसके ने जो है वो B5 में लिखे हुए थे। अच्छा, 133 है, मीडिएटर ऑफ डीप स्लीप सेरोटोनिन। अब ये सर को एमसीक्यू जब बताया था तो वो ना इसको मेलाटोनिन कह रहे थे, डिस्कस जब की कर रहे थे ना, कि लेकिन मेलाटोनिन आपका ना स्लीप साइकिल में रोल प्ले करता है, लेकिन डीप स्लीप आपका जो है ना वो लाइट स्लीप REM की फेजेस। तो मैंने इसलिए सेरोटोनिन ही लगाया था इसका, तो लेकिन इसका सेरोटोनिन ही इन्होंने लगाया हुआ है। अब ये देखो कि डीप स्लीप का मीडिएटर पूछा हुआ है, नॉन REM की, ये लाइट स्लीप डीप स्लीप उसकी फेजेस, लेकिन तो उसमें कोई एक्ट नहीं करता। मेलाटोनिन आपका सर्केडियन रिदम सारा जो स्लीप साइकिल है उस करता है, लेकिन डीप स्लीप को मेडिएट करने के लिए नॉन REM में आपका सेरोटोनिन ही होता है। ठीक है। अच्छा, आगे है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड वाज गिवन टू अ रैट इन अ लेबोरेटरी व्हिच लीड्स टू हाइपर नाउ व्हाट विल इंक्रीज। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा पास्ट पे बहुत ज़्यादा पास्ट का MCQ है। तो इसका आंसर है 2425 डाई हाइड्रोकोलिक एल्सीफेरोल। ये आपका ना विटामिन डी का फॉर्म है, D3। ठीक है, अगर आपने कैल्शियम ज़्यादा दिया है उसको, कैल्शियम क्लोराइड दिया ना, तो ये इसने भी इंक्रीज हो जाना है, क्योंकि इसने जो है ना कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन और उसको मोबिलाइज करता है फ्रॉम बोन और इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन इन किडनी। ये सारे काम जो है ना ये इसके 2425 के। ठीक है, अगर आपने CaCl2 दिया है तो साथ ही उसका ना 2425 जो है वो रेज कर जाएगा उसका, उसको मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, तो ये 2425 डी हाइड्रोक्सीकोलिक एसिफोल है, ये विटामिन डी की फॉर्म है, एक फॉर्म है जो कि कैल्शियम का रेगुलेट कर रही होती है अब्जॉर्प्शन वगैरह को। ठीक है। 135 इन मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस एंटागोनिस्ट एक्ट ऑन विच साइड। अब आप ये देखो कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरोन होता है, उसका एंटागोनिस्ट देंगे तो ऑफ कोर्स आप अगेंस्ट एल्डोस्टेरोन देंगे। ठीक है, तो ये सीधा सीधा लिखा हुआ है, इन मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस एंटागोनिस्ट आप दोगे अगेंस्ट एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर। ठीक है, रिसेप्टर नहीं होंगे तो एल्डोस्टेरोन एक्ट नहीं कर पाएगा, तो सारे से। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड आपका एल्डोस्टेरोन ही होता है। 136 है, डैमेज टू अडक्टर कनाल विच स्ट्रक्चर विल बी स्पेयर्ड। तो इसमें अब है, अब आप देख लें कि अडक्टर कनाल से जाग कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पास कर रहे होते हैं। फेमरल आर्टरी, ठीक है, फेमरल वेन भी है उधर, सेफनस नर्व, ठीक है, एंड नर्व टू वास्टस मीडियलिस इन अपर पार्ट। ठीक है, बाकी सारे जो हैं वो उससे पास कर रहे होते हैं सिवाय ऑब्चुरेटर नर्व के। 137 and 33-year-old female is found to have hematuria and protein urine analysis. Okay, she is not complaining of dysuria. ठीक है, हेमाचूरिया है, प्रोटीन यूरिया। ओके, abdominal pain or any other urinary symptom, you notice on exam that her face looks cachectic, her buccal fat pads are absent in her eyes shrunken। ये ना SLE के पेशेंट का ना बुकल फैट पैड्स जो है ना वो डिक्रीज होता है, उनका कैक्सिक लुक होती है। ये हम लोगों ने ना ये MCQ में था, तो हम लोगों ने पिक्चर सर्च करके ना उसकी, तो फिर वो ग्रुप में शेयर की थी। तो ये उसका ना बुकल फैट पैड्स कम हुए होते हैं और कैक्सिक लुक होती है SLE के पेशेंट के। SLE का ये सिनेरियो है। अच्छा, और आगे दिया है सीरम ANA इज पॉजिटिव। हिंट है कि SLE है। विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज सीन। SLE 3 वर्ड्स, हाइपर सेंसिटिविटी 3। अच्छा, 138 है, अ बेबी प्रेजेंटेड माइक्रोफ्थेल्मिया पॉलीडेक्टिली एंड क्लेफ्ट लिप क्रायोटाइप। अच्छा, जो आपका पटाऊ और एडवर्ड है ना उसके सिम्टम्स मोस्टली ना सिमिलर होते हैं, लेकिन माइक्रोफ्थेल्मिया जो होता है ना ये पटाऊ में होता है। ठीक है, और बाकी मोस्टली सेम होते हैं दोनों के। और एडवर्ड का जो है ना माइक्रोकेफेली नहीं होती, उसका प्रोट्यूबरेंट होता है फोर हेड जो उसका, आई थिंक प्रोट्यूबरेंस। ठीक है, तो ये जो है ना माइक्रोफेल में ये पटाउ में होता है, तो पटाउ नाम का जो है ना वो 13 होता है। एडवर्ड आप इस तरह याद रखो, किंग एडवर्ड जो है 18th किंग एडवर्ड मतलब के, और पटाउ 13, ट्राइसोमी 21 जो आपका डाउन वाला, और 45X और टर्नर। तो ये माइक्रोफ्थेल्मिया से आप लोग याद रख लो कि ये पटाउ में होती है। ठीक है, पटाउ आपका 47XY13। 139 है, प्रेग्नेंट वुमन हैविंग हिस्ट्री ऑफ कंजम्पशन ऑफ फास्ट फूड प्रेजेंटेड विद एनीमिया रेज्ड MCV, आपको फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी फिर से आया हुआ है। अच्छा, स्लीप वॉकिंग इज टर्म एज सोमनोबुलिज्म। ये
पिछले पेपर्स में भी आया स्लीप वॉकिंग सेमनोब्लिज्म, स्लीप वॉकिंग सेमनीलुकाई, और जो आपका टीथ ग्राइंडिंग है वो ब्रुक्सिज्म होती है। ठीक है, एनमिक म्यूटेशन इज सीन इन न्यूरोब्लास्टोमा, एन से आप याद कर लो। एनमिक म्यूटेशन न्यूरोब्लास्टोमा और सीमिक किस में होती है? करेंट टाइप सीमिक ट्रांसलोकेशन 1868 क्या है? 1868 क्या है? किंग एडवर्ड। अच्छा अच्छा ओके हाँ, ठीक है, बर्किट में होती है। और बर्किट की वो म्यूटेशन किन क्रोमोसोम पे होती है, मतलब उसका वो ट्रांसलोकेशन किस उन पे होती है? 814 ईयर्स। बर्किट लिम्फोमा होता किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से है? एप्स्टाइन बार वायरस। यस बिल्कुल, वेरी गुड। और किस क्या कहते हैं उसको, नेशनल में ये ज़्यादा ईबीवी प्रेजेंट होता है, मतलब किन लोगों में? अफ्रीकन। यस अफ्रीकन में। और इसका फीचर क्या होता है, ये अगर किसी को स्केच की वीडियो याद होगा, इसका डिजीज का फीचर क्या होता है? एक, मतलब कि ये जो प्रोट्रूबेंस नहीं, लेकिन जो ही होता है, लेकिन प्रोट्रूड नहीं की होती, जो ड्रेनिंग एब्सेस होती है ना, होते हो जो ड्रेनिंग एब्सेस हो रही होती है, हाँ यस, तो ये होता है। ठीक है, ओके वेरी गुड, सीमिक का ये होता है। अच्छा, कहाँ थे आप? ओके 142, एट ओव्यूलेशन देयर इज रप्चर ऑफ ग्राफिकन फॉलिकल, इफ प्रेगनेंसी डज नॉट हैपन द लेफ्ट ओवर स्लफिंग ऑफ कॉर्पस इज कॉल्ड कॉर्पस हेमरेजिकम। या आप इस तरह याद रखो, प्रेगनेंसी नहीं हुई, उसने रप्चर कर जाना, उसने ब्लीड करना, और हेमरेज से याद रखो हेमरेजिकम। ठीक है, ये आया था इस दफा भी, तो आप इस तरह से याद रखो। लेफ्ट ओवर स्लफिंग ऑफ कॉर्पस इज कॉर्पस हेमरेजिकम। 143, a patient has कवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, फर्स्ट साइन विल बी। जो आपकी ये जो सिक्स है ना कवर, हालांकि प्रेजेंट तो और भी वहाँ पे क्रेनियल नर्व्स होती हैं, पर ये आपकी ना मिडल में पड़ी होती है, और ये मोर प्रोन टू डैमेज होती है, कोई भी इन्फेक्शन हो आपका कवर्नस साइनस का। ठीक है, पेशेंट हैज कवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, फर्स्ट साइन विल बी लॉस ऑफ एब्डक्शन, क्योंकि होती है तो लॉस ऑफ एब्डक्शन सबसे पहला फर्स्ट साइन होता है आपका। अच्छा, अब नीचे लिख लेते हैं कवर्नस साइनस इन्फेक्शन, ये स्पिरिट ऑप्थेल्मिक में लिखा हुआ है, आई थिंक ऐसा भी लिखा हुआ है, स्पिरिट ऑप्थेल्मिक वेन, कवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस भी स्पिरिट ऑप्थेल्मिक वेन, चीज दोनों सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन से जाती हैं, ये याद रखना आप। कवर्नस साइनस अफेक्ट एब्ड्यूसन नर्व, सो एब्डक्शन ऑफ आई विल बी अफेक्टेड। 144 है विच कैन डायरेक्टली इंड्यूस एंटीबॉडी रिस्पॉन्स विदाउट हेल्प, तो बैक्टीरियल लाइपोपोलीसेकेराइड फ्लैजेलिन। ठीक है, बाकी जो सारी है टेटनस टॉक्सोइड, ये बाकी वैक्सीन जो है ना आपके रैबिट ग्लोबुलिन, ये आपकी जो है हेल्पर टी सेल्स के इन्वॉल्व करती हैं, उसके थ्रू जो है ना वो इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन आपकी बैक्टीरियल लाइपोपोलीसेकेराइड फ्लैजलिन होती है जो कि नहीं करती है हेल्पर टी सेल को, डायरेक्ट एंटीबॉडीज को इंड्यूस करती हैं। अच्छा, एक्सप्लेनेशन में लिख लेते हैं, सम एंटीजन रिक्वायर टी सेल फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन कॉल्ड टी सेल डिपेंडेंट, एंड सम एंटीजन डू नॉट नीड टी सेल एंड टी सेल इंडिपेंडेंट। Bacterial lipopolysaccharide flagellin is B cell mitogen, B cell activator, so directly induce antibody production without T cells. ठीक है, bacterial lipopolysaccharide flagellin। अच्छा 145 है, child not allowed on trip to take street food. He took food. Few hours later, he developed abdominal cramps है by activation of increased splanchnic sympathetic। अब ये वो एमसीक्यू है जो आई थिंक 2-3 अटेम्प्ट से जो है अपनी तरफ से कंट्रोवर्शियल बना हुआ था, और हम लोगों ने पहले भी उसको सिंपैथेटिक ही बोला था, लेकिन हमने की चेंज नहीं की थी, क्योंकि इराटा में नहीं वो कर रहे थे चेंज। जो आपकी पैरासिम्पथेटिक है ना, वो आपकी वेगस के थ्रू जाती है, स्प्लैंकिनिक जो है वो आपकी पैरासिम्पथेटिक नहीं है, वो आपकी सिंपथेटिक है। ठीक है, ये नसीम शेरजाद का फर्स्ट जीआईटी का टेबल है, और इतना अच्छा उन्होंने लिखा हुआ है ना इन नर्व्स का। तो आपकी जो है ना स्प्लैंकिनिक वो सिंपथेटिक है, जो जीएटिक है ना वो सारी वेगस से जा रही होती है मोस्टली। ठीक है, तो वेगल जो है आपकी पैरासिम्पथेटिक होती है, तो स्प्लैंकिनिक के साथ आपने सिंपथेटिक लगाना है। ये आपको 16 और 17 वगैरह में एमसीक्यू और डबल में मिलेगा, तो उधर भी आप लोगों ने इसको स्प्लैंकिनिक सिंपथेटिक करना है। 146 है, मीडियल मेनिस्कस अटैच टू नी थ्रू विच लिगामेंट, ये मैंने आपको कल दिखाया था। मीडियल मेनिस्कस जो है मीडियल कोलेटरल,
और लेटरल जो है लेटरल कोलेटरल से, लेटरल मेनिस्कस जो है लेटरल कोलेटरल से। अब मीडियल कोलेटरल का कल हमने एक दूसरा नाम पढ़ा था, टिबियल कोलेटरल, ठीक है। 147 है पेशेंट विद पाइलोरिक स्टेनोसिस वॉमिटिंग केमिकल abnormality इज हाइपोकलीमिया। ये भी हमने पढ़ा था, पाइलोरिक स्टेनोसिस वॉमिटिंग में आपका पोटेशियम जाता है और डायरिया में आपका सोडियम, तो हाइपोकलीमिया वॉमिटिंग में होता है। प्रेग्नेंट लेडी विद 41 वीक्स 5 डेज प्रेग्नेंट एंग्शियस रिक्वेस्टेड फॉर इंडक्शन पोस्टर्म प्रेगनेंसी बाय WHO इज कॉल्ड 42 वीक्स। कल 42 का ऑप्शन नहीं, 43 चूज कर लिया था, ठीक है, लेकिन WHO के हिसाब से 42 वीक्स होते हैं। उसके बाद पोस्टर्म प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, 149 इनिशिएशन ऑफ इंटरडाइजेस्टिव मायो इलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स इज डन बाय विच हार्मोन मोर्टेलिन। ये कल वाला सारा मैंने आपको जो बताया था माइग्रेटरी मायो इलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स का, माइग्रेटरी से मोर्टेलिन याद किया हुआ था मैंने तो, लेकिन अब आपको मैं पूरा समझाती हूँ क्योंकि कुछ भी टाइम आ सकती है। डाइजेस्टिव का मतलब है कि फास्टिंग कंडीशन जो आपकी होती है उसमें स्टमक और इंटेस्टाइन एम्प्टी होते हैं, हमेशा प्रेजेंट होती है इनमें। तो फिर आपकी एक अलग से पेरिस्टालसिस स्टार्ट हो जाती है मोटेलिन की वजह से, ठीक है। और जो वो फूड होती है इनडाइजेस्टेड, फिर वो जो है ना वो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है, ठीक है। तो वो फिर वो जो क्रैम्स पड़ रहे होते हैं, वो आवाज़ें आ रही होती हैं, फिर वो उसकी वजह से होती है। तो इंटरडाइजेस्टिव फेज जो है आपकी वो फास्टिंग होती है और जो है ये मोटेलिन के थ्रू होती है। अच्छा, 158 for accommodation to remain intact and light reflex is absent where will be damage pretectal। जो accommodation reflex है ना वो प्रीटेक्टम से होके ही नहीं जाती, वो ऐसे ही पीछे चली जाती है आपके विजुअल कॉर्टेक्स में, ठीक है। और जो अगर लाइट रिफ्लेक्स एब्सेंट है, अब इन्होंने राइट लेफ्ट कुछ नहीं बताया हुआ, फिर हम उसके लेवल्स पे जाते, ठीक है, कि किस लेवल पे जो है आपके वो डिजीज़ है, पूरा पाथवे आप लोगों ने लाइट रिफ्लेक्स का पढ़ा होगा सीएनएस में। तो फिर हम उस चीज़ को देखते हैं, इन्होंने एक अच्छा काम किया कि इन्होंने सिर्फ लाइट रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स पूछा और वो आपका प्रीटेक्टल एरिया होता है, ठीक है। और अकोमोडेशन इंटैक्ट है क्योंकि वो प्रीटेक्टल से होकर गुजरती ही नहीं, वो सीधी आपकी पीछे विजुअल कॉर्टेक्स में चला जाता है। लाइट रिफ्लेक्स जो है आपका वो प्रीटेक्टल से होकर गुजरता है, वहीं पे जाके रिले करता है और फिर अपोजिट साइड पे चली जाती है एडिंगर वेस्ट फॉल में, ठीक है। 151 है कॉमन टू ऑल टिश्यू हाइपोक्सिया। ये शॉक की डेफिनेशन ही है टिश्यू, ये हाइपोक्सिया जो होता है टिश्यू हाइपोक्सिया, ये शॉक की डेफिनेशन में आता है, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई या हाइपोक्सिया। 152 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व्ड इन पेन इनहिबिटरी पाथवे इन स्पाइनल कॉर्ड इन राफे मैग्नस न्यूक्लियस। ये हमें आया था और ये मैंने गलत किया था, राफे मैग्नस की वजह से मैं सिरोटोनिन लगा के आई थी, पर इसका आंसर इनकैफ्लिन ही है, क्योंकि पेन मॉड्यूलेशन पाथवे जो है ना उसमें राफे मैग्नस आता है और उसमें इनकैफ्लिन भी आता है, ठीक है। तो आपने इनकैफ्लिन ही लगाना है, सेरोटोनिन नहीं लगाना न्यूक्लियस देख के। ये पूरा वो पेन मॉड्यूलेशन पाथवे होता है, तो जहाँ से पेन आपको ऊपर जा रहा होता है ना उधर ही आपका इनकैफ्लिन भी पड़ा होता है। जहाँ आपको चोट लगे आप उसको रब करते हो, इनकैफ्लिन रिलीज होता है, तो इनकैफ्लिन जो है ना वो पेन की बजाय इनकैफ्लिन फिर आपका जो है ना वो अ, ऊपर जा रहा होता है, तो वो पेन इनहिबिटरी भी होता है, इसलिए उसको पेन मॉड्यूलेशन भी कह रहे होते हैं। ये मैंने तो पाथवे किया था जब मैंने पेपर देना था। देख लिया करें, इस तरह के एमसीक्यूज आते ना, एक रीड दे दिया करें पूरे उसको, ताकि जो भी स्टेम चेंज करके आए आपको एटलीस्ट पता हो। तो खैर मैंने तो यहाँ पे ब्लंडर किया था राफी मैग्नस देख के, लेकिन पेन मॉड्यूलेशन आपका इनकैफ्लिन होता है। 153 है इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन रेडिएशन कॉज इंजरी बाय रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी। ये आपको पता है, ये तीनों में जो है ROS करके भी आया होता है। जब भी आपके इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन रेडिएशन वगैरह होती है तो ये आपकी ऑक्सीडेंट्स जो होते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी प्रोड्यूस होती है, जो कि फिर डैमेज कर रही होती हैं, फिर हम एंटीऑक्सीडेंट्स ले रहे होते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा। कैरवन 54 है ऑन इनिशियल पेशेंट इंटरव्यू लिस्ट लाइकली, वही आ गया प्रोजेक्ट एनोमिज ऑफ अथॉरिटी। 155 है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेगेटिव मोटोस टेक्स्ट इज इम्यूनोसप्रेशन। आपका ये टीबी का टेस्ट इसलिए भी नेगेटिव होता है कि पेशेंट या तो इम्यूनोसप्रेशन की इम्यूनोसप्रेशन या तो वो कोई मेडिकेशन ले रहा है इम्यूनोसप्रेसिव जो होती हैं, या फिर उसको कोई डिजीज स्टडी जिसकी वजह से उसका इम्यून सिस्टम वीक है, तो उस पर आपका जो है ना मोटोस टेक्स्ट नेगेटिव होता है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी की वजह से वहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा होता लो इम्यूनिटी वगैरह की वजह से। 156 है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी क्रॉस प्लेसेंटा IgG। अब इसको इस तरह याद रख लो, जी से जेस्टेशनल, और जी जो है जेस्टेशन में जो है प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है, ठीक है, जी से जेस्टेशनल। तो
प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है। 157 है, इन एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ टॉक्सोप्लाज्मोसिस विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी विल बी रेज्ड। अक्यूट में आपका आईजीएम ही रेज होता है, ठीक है। क्रोनिक होगा तो आईजीजी हो जाता है, लेकिन अक्यूट इन्फेक्शन में आपका जो है ना आईजीएम रेज होता है। ये जो रुबेला वगैरह होते हैं मदर को, तो उनके लिए भी हम आईजीएम करवाते हैं, तो उसमें उनका इन्फेक्शन आ जाता है, मतलब अक्यूट इन्फेक्शन के लिए आपने आईजीएम करवाना होता है। 158 है, ऑटोइम्यून डिजीज अगेंस्ट सिंगल ऑर्गन। तो हाशिमोटो थायराइडाइटिस। अब आप जो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एसएलई, शोगरन सिंड्रोम, ये अगर एक ऑटोइम्यून डिजीज होती है ना, तो मोस्ट लाइकली बाकी ऑटोइम्यून डिजीज भी होती है, मतलब ये ना एक साथ ही होती हैं ये सारी। तो कि एक ऑटोइम्यून डिजीज के साथ ना बाकी, मैं सिन मैंडिबल भी था ना, यस मैंडिबल में ही होता है ना वो जॉ ड्रेनिंग, वो मैंडिबल में ही होता है। इरोजन्स भी होती हैं, ये सब ठीक है, मैंडिबल होती है, उसका भी एमसीक्यू है। अच्छा, जब भी ये रूमेटॉइड एसएलई शोगरन होता है ये मिक्स, लेकिन जो हशीमोटो थायराइडाइटिस है ना, वो सिर्फ आपकी थायराइड का होता है, वहाँ पे ऑटो इम्यून जो है वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव एंटीबॉडीज बनती हैं, ठीक है, तो इसलिए जो है वो डिस्ट्रॉय करती हैं, तो हाइपोथायरॉयड है ये। हाशिमोटो आपका हाइपोथायरॉयड कंडीशन होती है, क्योंकि वो जो ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज बनती है वो डिस्ट्रक्टिव इन नेचर होती है, और उसे थायराइड का होता है, उसके अलावा और कोई आपको ऑटो इम्यून डिजीज नहीं मिलेगी किसी और सिस्टम की, ठीक है। बाकी ये जो रिमोटॉइड एसएलई, एसएलई भी हर सिस्टम को उन्होंने इवॉल्व किया होता है। रिमोटॉइड भी आपके हैंड को, फिर लंग्स में, शोगरन भी इसी तरह से, ठीक है, लेकिन हशीमोटो सिर्फ थायराइड को करती है, और वो भी हाइपोथायरॉइड होती है, क्योंकि उसमें डिस्ट्रक्टिव नेचर की एंटीबॉडीज होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर जाइंट सेल आर्टराइटिस बायोप्सी। आप जो टेम्पोरल आर्टरीज इन्वॉल्व होती है उसकी बायोप्सी करते हो इसमें, जाइंट सेल आर्टराइटिस में। और हमने पढ़ा था इसका एक इसका फीचर किसमें, पोलीमाइल्जिया रोमैटिका भी होता है, ठीक है, उसका भी एक एमसीक्यू था। और दूसरे इसके डायग्नोसिस के लिए हम बायोप्सी करते हैं। 160 है, hypertensive patient came to nutritionist for her diet plan, which among the following should not give सूप। सूप में सॉल्ट होता है, तो आप उसको सूप नहीं देते हो, ठीक है। बाकी ले सकता है डेट्स, एग वाइट, ब्राउन ब्रेड, ठीक है। सॉल्ट नहीं वो ले सकता, तो वो सूप में सॉल्ट होता है। टाइप ऑफ नेक्रोसिस एज अ रिजल्ट ऑफ एमआई। जो आपके सॉलिड ऑर्गन्स होते हैं ना, उसमें आपका कोगुलेटिव होता है, लिक्विफैक्टिव आपके ब्रेन में होता है, या आपकी फोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसमें भी लिक्विफैक्टिव होता है। और ये आपके सॉलिड ऑर्गन में कोगुलेटिव होते हैं। केशस आपके पता है आपके टीबी में होता है। अच्छा, सॉलिड ऑर्गन्स ये लीवर, किडनी वगैरह में ना कोगुलेटिव होता है, लेकिन उन्होंने ना एक सिनेरियो में टीबी के सिम्टम्स दिए हुए थे, और फिर पूछा हुआ था लीवर में कौन सी होती है, तो आपने उधर भी केशस नेक्रोसिस ही करना है फिर, ठीक है। आपने डिजीज देखनी है, ऑर्गन नहीं देखना सिर्फ। लेकिन आपका जो है ना सॉलिड ऑर्गन्स में कोगुलेटिव होता है, ब्रेन और फोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में लिक्विफैक्टिव होता है, और कल बताई थी ये जो आपका फैट नेक्रोसिस है। पेनक्रियाटाइटिस में आपका एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस होता है, और ब्रेस्ट में आपका ट्रोमेटिक फैट नेक्रोसिस होता है, और फैट नेक्रोसिस ओमेंटम में कोई वो टाइप नहीं होती, उसमें बस फैट नेक्रोसिस आपको ओमेंटम में फैट नेक्रोसिस होता है, ठीक है। ये हमारे आज रेडियोलॉजी के एमसीक्यूज खत्म हो गए। यस, पेनक्रियाटाइटिस का भी बता दें टाइप्स। ब्रेस्ट में ट्रोमेटिक, पेनक्रियाज में, यस, और एक ओमेंटम में भी आपके ना फैट नेक्रोसिस ही होती है, ठीक है। ये हमारा आज का रेडियोलॉजी का पेपर खत्म हो गया। जी डॉक्टर मुसुमा, आपने हैंड रेज किया हुआ है। मोमेंटम भी, यस बिल्कुल, मोमेंटम में भी फैट होते हैं मैम। क्रॉनिक में, हाँ जी, टॉनिक और एक्यूट का आप डिफरेंशिएट या इस तरह करते हो ना, आईजीएम और आईजीजी। आपको पता है हमने हेपेटाइटिस, इवन हेपेटाइटिस में भी जो है ना आप एच बी ई ए जी के साथ आईजीएम है तो एक्यूट चल रहा है, अगर उसका आईजीजी है तो वो क्रोनिक इन्फेक्शन है। यस डॉक्टर नूर। डॉक्टर आलिया, ये जो एमसीक्यू नंबर 142 है ना, इसको प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि ये लास्ट टाइम भी एमसीक्यू आया हुआ था। अच्छा, ये इसके ना मैंने हेमरेजिकम की पिक्चर देखी थी, एक ब्लड का सा ना वो बिल्कुल रप्चर सा एक वो दिख रहा था। अच्छा, एट ओवुलेशन देयर इज रप्चर्स ग्राफियन फॉलिकल इफ प्रेगनेंसी डज नॉट हैपन। आपका जो है ना ग्राफियन वो फॉलिकल जो है रप्चर होता है, ठीक है, और उसमें से एक आपका जो है क्या कहते हैं उसको, अच्छा माइक ऑफ कर ले, मैं आपको बताती हूँ। ये एम्ब्रियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो है ना कॉर्पस डज नॉट हैपन द लेफ्ट ओवर स्लफिंग ऑफ कॉर्पस। सिर्फ जो है ना ग्राफियन फॉलिकल एक है, उसके अंदर से सिर्फ आपका जो है ना वो जो सेकेंडरी वो साइड जो मेच्योर हुआ होता है वो साइड
सिर्फ वही निकल के ना एग आपका बाहर जाता है, बाकी पीछे जो है ना आपका सारा वो है ना पीछे रह जाता है और कम होता है कॉर्पस हेमराजिकम। और जो आपका वो फॉलिकल वो जो फर्टिलाइजेशन के लिए वो साइट है वो आगे चला जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए एम्पुला में। ठीक है, इसकी मैं आपको दिखा पाऊँ, आपको ना मैंने उस दिन पिक्चर दिखाई थी। अ, क्या था ये फीमेल रिप्रोडक्टिव नहीं, पता नहीं हम जो उसको भूल गए, खैर आई होप आ जाए आ जाए। ये इस तरह से मज़ीद अच्छी पिक्चर, ये देखें, इस इधर से ये इसका बाहर निकल जाता है ना, जैसे ही वो फर्टिलाइजेशन के लिए ओवम या नहीं ओवम नहीं, जो भी उसका वो मैच्योर हुआ होता है सेकेंडरी वो साइड जो भी बनता है वो बाहर चला जाता है, बाकी जो पीछे रह जाता है ना इसको हम रेजिकम कहते हैं। ये लेफ्ट ओवर है उसका, समझ आया? ये देखें इस तरह से ये जो लेफ्ट ओवर होता है ना स्लफिंग वो सारी वो हो जाती है, तो ये हेमरेजिकम होता है। 145। अच्छा अच्छा ये ना आई होप मुझे पिक्चर अगर मिल जाए ना उसकी, मैंने स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो जो आपके ना जीआई की एक सिंपैथेटिक होती है, ठीक है, और एक पैरासिम्पैथेटिक होती है। तो जो आपकी ग्रेटर स्प्लैनिक होती है वो कौन सी होती है वो अपर जीआईटी की तो फोरगट, यस सॉरी, फोरगट की जो है ना आपकी ग्रेटर स्प्लैनिक होती है। और उसके बाद आपके आई थिंक हैंड कट की या मिड कट की जो है वो लेसर स्प्लैनिक नहीं होती है। मुझे ना ये रिवाइज करना पड़ेगा, मुझे लगा नहीं था कि ये, चलो ठीक है, खैर मैं आपको ना रिवाइज करके बता दूंगी। अब आप ये समझो एक सिंपैथेटिक होती है और एक पैरासिम्पैथेटिक होती है। ठीक है, जो जीआई जो वेगस है ना आपकी वो मोस्टली पैरासिम्पैथेटिक ही है ना, जीआईटी में उसका फंक्शन ना पैरासिम्पैथेटिक ही है। अगर यहाँ पे आता ना पेन के लिए तो वो अगर वेगस की तो हम कर सकते थे, लेकिन स्प्लैनिक आपकी है ही सिंपैथेटिक। ठीक है, जो आपकी पैरासिम्पैथेटिक है वो वेगस के थ्रू जाती है, जो जीआईटी की सारी वो है सेंसेशंस, और जो आपकी पैरासिम्पैथेटिक है वो सिंपैथेटिक लेके जाती है। तो यहाँ पे जो ओनली पॉसिबल राइट ऑप्शन है वो डी ही है, स्प्लैनिक और सिंपैथेटिक। यस, स्प्लैनिक आपकी पैरासिम्पैथ आपकी वेगस पैरासिम्पैथेटिक है जीआईटी में। यस डॉक्टर मुसुमा, वेरी गुड। इन्होंने मेरे से बहुत बेहतर इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ, ये आप लोग एक दफ़ा पढ़ लो, लिखना लिख लो, ठीक है। आपको समझ आया डॉक्टर यशरा? 145 ठीक है। किसी और का कोई क्वेश्चन? 72 ओके। अच्छा 72, अच्छा ये ना आपका अनक्रोस्ड हेमीप्लेजिया के ना 3 ऑप्शंस राइट होते हैं, फोर ब्रेन, इंटरनल कैप्सूल और सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अब आप ये देखो कि है ना इसमें एक तो आपकी पैरालिसिस होती है इप्सिलेटरली, वो होता है अनक्रॉस्ड होता है, और साथ लोअर फेस आपका इन्वॉल्व होता है और साथ myopia होता है। तो ये इसका फोर ब्रेन आपका होता है, हमेशा यही सिनेरियो आता है। अब पाथवे मुझे इसका नहीं पता, लेकिन मैंने इसी तरह से इसको पढ़ा है कि आपका जो है पैरालिसिस भी होती है और लोअर फेस, पैरालिसिस के साथ आपका लोअर फेस होता है और साथ हिमोनोमस हिमोनोपिया होता है। ये कोई 1000 दफ़ा डबल ए में एमसीक्यू उन्होंने रिपीट किया हुआ है पूरे तीनों सीनस वाले चैप्टर्स में। फॉर ब्रेन फिर अदरवाइज वो फिर जो है आपका इंटरनल कैप्सूल दे देते हैं ऑप्शन में, या फिर आपका जो है ना वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स वाला दे देते हैं। नहीं, आईजीई में टॉक्सोप्लाज्मोसिस में नहीं, एक्यूट इन्फेक्शन का पूछा हुआ है ना तो आपका आईजीएम ही रेज होगा। पैरासाइट में वैसे आईजीई रेज होता है लेकिन इसमें नहीं होगा, इस इन्फेक्शन को पूछा हुआ उन्होंने। इनका ठीक है, आईजीई रेज होता है पैरा, लेकिन एक्यूट इन्फेक्शन में आपने आईजीएम ही लगाना है। एनीबॉडी एल्स, एनीथिंग एल्स? कल हम करेंगे गायनी के भी 2 पेपर आए थे।